नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी का रास्ता अब साफ हो चुका है। वाघा अटारी बॉर्डर से आज उनकी वापसी होगी। आज 248 भारतीय नागरिक का अपने वतन लौटने वाले हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 15 और छत्तीसगढ़ के 5 लोग भी शामिल हैं। 14 दिनों के लिए इन्हें यहां आने के बाद क्वारंटीन किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार अलग अलग देशों में फंसे हुए नागरिकों की वापसी हो रही, लेकिन पाकिस्तान से लोगों की वापसी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर इंदौर से। अनलॉक 1 में छूट का दायरा बढ़ने लगा है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चाय की दुकानें खुलेंगी, नाश्ते की दुकानें भी खुली रहेंगी। 56 दुकान और मॉल खोलने पर भी सहमति बन रही है। 4 पैसेंजर के साथ मैजिक वैन चल सकेंगी। प्रशासन की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से अब ये दायरा और बढ़ता जा रहा है छूट का? जी बिल्कुल, अनलॉक 1 की जब शुरुआत हुई थी उसके ठीक बाद से ही इंदौर में लगातार जो रियायत है वो मिलती जा रही है और उसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि शुरुआत में महज 4 घंटे के लिए नाश्ते की दुकान खोलने की अनुमति प्रशासन की तरफ से दी गई थी, लेकिन जनता और जो व्यापारी है उनकी तरफ से मांग उठाई गई कि चूंकि बेहद नेसेसरी उसमें आता है ये कैटेगरी में, इस लिहाज से इसको और समय का दायरा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसी दरमियान बात करने पर ये सहमति बनी कि आज से नाश्ते की जो दुकानें हैं वो 7 बजे तक खुलेगी। इसके साथ साथ में जो और बेसिक 56 बाजार की अगर बात की जाए तो यहाँ से होम डिलीवरी इत्यादियों की भी शुरुआत होगी और इसमें तेजी भी देखी जाएगी। इसके साथ और भी जैसे पैसेंजर वाहनों की अगर बात की जाए तो उन्हें भी उनको लेकर भी एसओपी बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्हें भी एक रणनीति के तहत जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। तो कुल मिला के इंदौर जो है वो वापस से अपनी पुरानी रफ्तार पर जल्द ही देखा जा सकेगा। दीपेश, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एक बार फिर इंदौर उसी रफ्तार में नजर आने लगेगा और उसके बाद अब संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ता है, लेकिन लोग अगर सावधानी बरतेंगे, जागरूक रहेंगे तो फिर इसे भी मात दी जा सकती है। कैबिनेट विस्तार से पहले धार्मिक यात्रा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान निकले हुए हैं। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर आज वे वापस लौटेंगे। कल सीएम शिवराज परिवार के साथ कर्नाटक में मंटिया में मेलुकूट के चेलुवा नारायण स्वामी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की और फिर योग नरसिम्हा स्वामी मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की है। सीएम शिवराज ने प्रदेश के लोगों की खुशहाली के लिए भी मंगल कामना की है। इसके पहले सीएम शिवराज अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ हैदराबाद पहुंचे। यहां से वो सीधे त्रिदंडी चिन्ना जियार स्वामी के आश्रम पहुंच गए। दोनों ने चिन्ना जियार स्वामी का आशीर्वाद लिया और फिर आश्रम में ही मौजूद कोडाराम स्वामी मंदिर के दर्शन भी किए। ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी सेनाएं देश की सीमाओं को भी सुरक्षित कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता हैं, ईश्वरीय शक्ति से संपन्न हैं, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ताओं का भी कर्तव्य है कि अपने अपने राज्यों में अच्छा काम करके हम कोरोना को समाप्त करने की कोशिश भी करें। और जैसे हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ दी, आज का भारत 62 का भारत नहीं है। हमारा एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो, उसमें हम पूरा सहयोग कर सकें और मध्य प्रदेश का भी विकास हो और प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो। इसलिए आज इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र मेलकोटा में भगवान नारायण, भगवान संबत कुमार, नरसिंह भगवान उनके दर्शन करने आए हैं। और प्रदेश में
29 या 30 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सीएम शिवराज 28 को दिल्ली जा सकते हैं। यहां सीएम शिवराज केंद्रीय संगठन से मुलाकात करेंगे। आज सीएम तिरुपति से वापस लौटने वाले हैं और उसके बाद फिर उनका दिल्ली दौरा तय माना जा रहा है और फिर दिल्ली से आने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो आपको बता दें कि लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें चल रही हैं और हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये संकेत दिए थे कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और यही अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 29 या 30 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ का वन मैन शो चल रहा है। पीसीसी चीफ के साथ साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी वे ही अदा करने वाले हैं। पार्टी फिलहाल विपक्ष के नेता का नाम नहीं ऐलान कर रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है। 24 सीटों के उपचुनाव तक कमलनाथ की पार्टी और विधायक दल के नेता रहेंगे। अभी तक जो जानकारी है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी निभाएंगे। जो मुझे भी जानकारी की 2-3 दिन का सत्र है, ये तो 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। बीजेपी को मैं जानता हूँ, इन्हें विधायकों के सवाल फेस करने में बड़ी कठिनाई होती है, सही जवाब नहीं दे पाते। 2 दिन का सत्र है, मैं समझता हूँ। लॉकडाउन के बाद प्रदेश सरकार पहली बार भर्तियां शुरू करने जा रही है। सबसे पहले पुलिस विभाग में 4200 आरक्षकों की भर्ती होगी। यह फैसला पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएचक्यू में डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने 4200 आरक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बड़े स्तर पर काम किया है। आने वाले समय में पुलिस विभाग की जरूरतों को देखते हुए पुलिस बल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में कुछ और पदों से जुड़े हुए फैसलों को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एमपी में पुलिस हॉस्पिटल भी बनेगा। पुलिस फोर्स और भर्ती के लिए 4269 आरक्षकों की भर्ती के लिए आज सहमति बनी है। उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का तय किया और सहमति के लिए भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है। उस सहमति के लिए भी केंद्र को प्रस्ताव भेजने का आज तय किया। विदिशा में विधायक शशांक भार्गव के कार्यालय और फैक्ट्री पर हुए पथराव के विरोध में कांग्रेस ने धरना दिया। धरने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने एमपी पुलिस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। ये तो बड़ी हैरानी होती है। मैं भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, मंत्री भी रहा, लेकिन मैंने मध्य प्रदेश पुलिस को इतनी गुलामी करते कभी नहीं देखा जितने हम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हमने सूचना दी, सोशल डिस्टेंसिंग कराइए। अब सोशल डिस्टेंसिंग कराने की जवाबदारी पुलिस की है कि नहीं है? फिर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं करा रही पुलिस? जवाबदारी किसकी है? परसों हमने साइकिल चलाई, मैंने अपने सोशल मीडिया में डाल दिया था, भाई सोशल डिस्टेंसिंग की जवाबदारी प्रशासन की है, क्यों नहीं कराते? आखिर कानून का पालन कराने की जवाबदारी किसकी है? प्रशासन की है। आगे बढ़ते हैं। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने उपचुनाव से पहले बीजेपी की तारीफ की। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि बीजेपी का संगठन मजबूत है, जबकि संभाग में कांग्रेस को नया संगठन बनाना है। बीजेपी में फूट की बात लक्ष्मण सिंह ने कहा कि बीजेपी में आपस में बैठकर मामले सुलझा लिए जाते हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि चाहे कमलनाथ को या फिर दिग्विजय सिंह, व्यक्ति विशेष चुनाव में जीत नहीं दिला सकता, बूथ का कार्यकर्ता चुनाव जिता सकता है।
लक्ष्मण सिंह ने कहा कि चुनाव में बीएसपी भी एक फैक्टर है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, संगठन कितना जोर लगाता है, कैसा संगठन बनता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। व्यक्ति नहीं जिता सकता चुनाव, कमलनाथ जी जिता दें, दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह, हम लोग नहीं जिता सकते चुनाव, और हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता है वो जिताएगा चुनाव। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में आज 89 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 156 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। फिलहाल राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 647 हो चुकी है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2545 पहुंच चुकी है। जशपुर 39 और रायपुर में कोरोना पॉजिटिव 14 मरीज मिले हैं। दुर्ग में 14, राजगढ़ में रायगढ़ में 5 और राजनांदगांव में 5 मरीज मिले हैं। बलौदाबाजार में 4, बलरामपुर में 4 पॉजिटिव मिले हैं। कवर्धा में 3, सूरजपुर जिले में 1 मरीज मिला है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम बातचीत कोरोना को लेकर हर समय उनसे करते रहते हैं। एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं अवधेश, सवाल ये कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में नए मरीजों का जो मिलने का सिलसिला है वो जारी है, उसी के अगर अनुपात में देखा जाए तो जो मरीज जो स्वस्थ होने वाले हैं उनकी जो संख्या वो काफी ज्यादा है। और यही वजह है कि कुल मरीजों की जो संख्या है वो 2545 तक पहुंच चुकी है, जबकि एक्टिव मरीज अब 647 ही बचे हुए हैं। ये बताने के लिए काफी है कि भले छत्तीसगढ़ में रोज तकरीबन 80 मरीज नए मिल रहे हैं, लेकिन ठीक होने वाले का जो रेशियो है वो भी काफी बेहतर है अन्य राज्यों की तुलना में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दीपेश कि जिस तरह से राज्य सरकार ने एक प्लान तैयार किया था कि 30 मई तक सारे जो प्रवासी श्रमिक है उनकी छत्तीसगढ़ में वापसी हो जाएगी, और उसके बाद 14 जून तक सबको क्वारंटाइन में रखा जाएगा और 15 जून तक सबको रिलीज कर दिया जाएगा। 16 जून से मानसून की आमद होगी, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में जो श्रमिकों का है वो आने का सिलसिला जारी है। और अभी हाल फिलहाल में जितने भी नए मरीज मिल रहे हैं तमाम वो है जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने जो तैयारियां की थी वो तैयारियों के परे अब कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। तो अब इस बढ़ते हुए संक्रमण को कैसे रोका जाएगा, ये जिम्मेदारों के सामने एक बड़ी चुनौती है। और इन चुनौती को देखते हुए ही जो तैयारियां हैं वो धरातल पे की जा रही है। बिल्कुल अवधेश, एक तरफ कहीं ना कहीं लगातार अनलॉक में और ज्यादा छूट के दायरे बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आंकड़े भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और मौत हुई है। जांजगीर जिले के एक मरीज की मौत हो गई है। मृतक का रायपुर एम्स में इलाज चल रहा था। लिवर रोग से भी ग्रसित था। मृतक का प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 13 पहुंच चुकी है। तो अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, अब ये आंकड़ा बढ़ता हुआ अगर नजर आ रहा है तो फिर इससे थोड़ा सा दुख होता है, और अब इसको लेकर किस तरह से और ज्यादा व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो आपको बता दें कि मौत के आंकड़े में भी इजाफा हुआ है और अब 13 ये आंकड़ा पहुंच चुका है प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जांजगीर जिले के एक मरीज की जान चली गई है। मृतक का रायपुर एम्स में इलाज चल रहा था और जान उनकी चली गई। आगे बढ़ते हैं। कवर्धा में शुक्रवार को 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। तीनों लोग एक ही परिवार के हैं, जिसमें एक महिला, एक पुरुष और एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। ये सभी हरियाणा से गुरुग्राम से लौटे थे। रायपुर एम्स में इलाज कराने वालों के लिए खुशखबरी आज से शुरू होगी एम्स की नियमित ओपीडी। तो आपको बता दें कि नियमित ओपीडी आज से शुरू होने जा रही है। सीमित संख्या में आज से ओपीडी की सेवा शुरू की जा रही है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर रोगियों का इलाज
किया जाएगा। नए पुराने बीमारी का भी इलाज हो सकेगा। नियमित इलाज शुरू होने जा रहा है। पहली बार ओपीडी सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद ओपीडी सेवा आपको मिल सकेगी। ORS ऐप के जरिए ये रजिस्ट्रेशन होगा। रोगियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क लगाना होगा और सभी रोगियों की स्क्रीनिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी राहत दी है। अब घर बैठे जाति और निवास प्रमाण पत्र मिल सकेंगे। कोरोना को देखते हुए आवेदकों को ये सुविधा मिलेगी। आवेदकों के घर पहुंच सेवा के लिए कलेक्टर्स को आदेश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। खबर गरियाबंद से। 5 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। एक ही परिवार के 5 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। फूड सब्जी खाने से अचानक का तबीयत उनकी बिगड़ गई है। सभी बीमार देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। गरियाबंद के करचिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। अब बात करते हैं गोबर पॉलिटिक्स की। जी हां, छत्तीसगढ़ में सरकार ने गोबर खरीदने का फैसला लिया, जिस पर राज्य की सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। आखिर क्या है ये गोबर पॉलिटिक्स, आप खुद देखिए। गोबर पर गरमाई सियासत। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान। गोबर को बनाए राजकीय चिन्ह। चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। दिमाग में भरे गोबर को बेचे, होगा फायदा। छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा आजकल गोबर गोबर हो गई है। जी हां, राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों से गोबर खरीदने का फैसला क्या लिया। बीजेपी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अजय चंद्राकर के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हंगामा शुरू हो गया। दरअसल अजय चंद्राकर ने ट्विटर और फेसबुक पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान राजकीय चिन्ह को नरवा, गरवा, घुरवा, बारी की अपार सफलता और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में गोबर के महत्व को देखते हुए इसे राजकीय प्रतीक चिन्ह बना देना चाहिए। अजय चंद्राकर की इस टिप्पणी से सियासी उबाल आ गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि दिमाग में भरे गोबर को बेचे, जिससे आर्थिक लाभ होगा। मैंने भी उसे फेसबुक ट्विटर में देखा है और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यह व्यक्ति इतने बार के संसदीय राजनीति के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बड़े मंत्री पद में आसीन रहे हैं। उनके विचार देखिए, मुझे विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि क्या ये विचार, ये ट्वीट उनके द्वारा डाले गए हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ मंत्री बनने के भी लायक था और ये बन गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब जैसे इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है और सरकार इसको भी भरा हो तो खरीदने के लिए तैयार। इसमें अजय चंद्राकर जी को कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए और उनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हम तो हर अच्छे काम में, हर शुभ काम में गोबर का उपयोग करते हैं। घर में अगर पूजा पाठ करते हैं तो गोबर से पहले लिपाई होता है, गौरी गणेश बनाते हैं तो गोबर का उपयोग होता है। तो इसमें अजय चंद्राकर जी को क्यों खराब लग रहा है? मुद्दे को गरमाता देख बीजेपी के पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कांग्रेस के पलटवार पर कहा कि हम मुद्दे की राजनीति करें तो बेहतर होगा। दरअसल में मैं इसको बहुत टिप्पणी योग्य नहीं मानता। ये एक ट्वीट है और उसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से बात कही है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, लेकिन ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि सभी चीज़ों को अपने को बहुत नीचे स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे हमारे सामने मुद्दे हैं और हम मुद्दे की ही राजनीति करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति भले ही गोबर गोबर हो गई हो और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयानों पर बवाल मच रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि गोबर से राज्य के किसानों का भला जरूर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।
तो गोबर को राजकीय चिन्ह बना देने वाले पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के ट्वीट पर बवाल मच गया है। विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय अंबिकापुर के घड़ी चौक पर अजय चंद्राकर का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर बयानबाजी की। अब इस मामले में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी सफाई दी है। सरकार ने नाम बदलने की परंपरा भी डाल दी है, तो चूंकि एक नई सोच की सरकार आई है जो गोबर आधारित है, तो गोबर के प्रतीक को मैंने भेजा है। राष्ट्र या प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्हों के अपमान का कोई उद्देश्य ही नहीं है। मैंने सुझाव दिया है, न कि किसी प्रतीक के प्रति अपमान व्यक्त किया है या ऐसी कोई कार्रवाई की है।